ये जो चित्र देख रहे हैं ये है जलियांवाला बाग, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। जानते हैं इस घटना के बारे में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है, क्रूरता का एक कुख्यात प्रकरण था, जिसमें जनरल डायर ने अपने सैनिकों को एक सिख त्योहार के दौरान एक परित्यक्त दीवार वाले बगीचे में फंसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इस हत्याकांड में कम से कम 379 लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में पंजाब और अन्य जगहों पर हुए हिंसक दंगों के संदर्भ में हुआ था। 11 अप्रैल को ब्रिटिश अधिकारियों ने अमृतसर पर नियंत्रण खो दिया था और बंगाल के गवर्नर ने व्यवस्था बहाल करने के लिए डायर को भेजा था। डायर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसे लगा कि उसने नागरिक अशांति को और बढ़ने से रोकने के लिए आवश्यक बल का प्रदर्शन किया था, जिसमें 5 यूरोपीय लोगों की हत्या भी शामिल थी। भयानक हत्याकांड के बाद हुई जांच के परिणाम स्वरूप डायर को सेना से बर्खास्त कर दिया गया। यह नरसंहार सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक था, शायद भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के पूरे इतिहास में सबसे कुख्यात। पृष्ठभूमि: भारत में ब्रिटिश राज 1858 में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश ताज और राज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। EIC का अंतिम कार्य 1857 से 58 के खूनी सिपाही विद्रोह को दबाना था। औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इस विद्रोह में दोनों पक्षों द्वारा की गई हिंसा ने गहरी छाप छोड़ी, खासकर अंग्रेजों पर, जो इस डर से जी रहे थे कि ऐसा विद्रोह आसानी से फिर से हो सकता है। अंग्रेजों ने एक अखंड भारत पर शासन किया। देश के विभाजन राजनीतिक मानचित्रों में देखे जा सकते हैं, जहां भारतीय रियासतों की निर्भरता या तटस्थता के विभिन्न स्तर थे। धर्म के संदर्भ में 3 बड़े विभाजन थे: हिंदू, मुस्लिम और सिख। जाति व्यवस्था भी थी और क्षेत्रों और लोगों के बीच बड़ी आर्थिक असमानताएं थीं। उपनिवेशवादियों और अधीनस्थ लोगों के बीच विभाजन स्पष्ट नहीं था। कई भारतीयों को ब्रिटिश भारतीय सेना और सिविल सेवा में रोजगार मिला। इस आकार बदलने वाले, सांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन को पकड़ना ब्रिटिश साम्राज्य की बड़ी चुनौती थी। भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मुकुट का रत्न था और खुले विद्रोह को जन्म दिया। बिना भारत के संसाधनों का दोहन करना एक अच्छा संतुलनकारी कार्य था। 20वीं सदी के प्रथम दशक तक अधिकाधिक भारतीय भारत में ब्रिटिश उपस्थिति को चुनौती दे रहे थे। विद्रोह हो सकता है, यह बात कई कट्टरपंथी अंग्रेजों के दिमाग में घर कर गई थी और इस बात के संकेत थे कि भारतीय संगठित और एकीकृत राजनीतिक कार्यवाही के विचार के प्रति उत्साहित थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की। 1905 में बंगाल के विभाजन ने बहुत सारे राष्ट्रवाद आक्रोश को जन्म दिया। इसे 1911 में उलट दिया गया। 20वीं सदी के पहले दशक में जन आधारित राजनीति के विकास के बाद अधिक से अधिक भारतीय भारत में ब्रिटिश उपस्थिति को चुनौती दे रहे थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ समझौते के साथ हाथ मिलाया, जिसमें आवश्यक संवैधानिक सुधारों को निर्धारित किया गया था, जो एक स्वतंत्र भारतीय सरकार की अनुमति देगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के कारण भारत में औपनिवेश तनाव और भी बढ़ गया था। भारतीयों ने भारत और विदेशों में
यूरोप, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वापस लौटने वाले कई सैनिकों को सार्थक रोजगार नहीं मिल पाया था। भारत ने युद्ध के प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण उपकरण और कच्चे माल भी दिए थे, जिसने ब्रिटिश प्रशासन की विफलताओं को पहले से ही अधिक उजागर किया। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पंजाब क्षेत्र को ब्रिटिश हितों के लिए विशेष रूप से खतरनाक स्थान के रूप में देखा गया था। वहाँ विभिन्न धर्मों के भारतीय उल्लेखनीय रूप से एकजुट और राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, जैसे कि गदर पार्टी, जिसने खुद को अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए समर्पित कर दिया था। फिर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। अनिवार्य रूप से इन अधिनियमों ने ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रण और कारावास की शक्तियों का उपयोग जारी रखने की अनुमति दी, जिसका उपयोग विश्व युद्ध के दौरान विरोधों को दबाने के लिए किया गया। भारतीयों को बिना किसी कारण के कारावास, बिना जूरी के मुकदमा और अपमानित करने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन किए गए कई दंडों के अधीन किया गया। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी 1869 और 1948 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्रीय व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट के जवाब में भारतीयों से काम बंद करने का आह्वान किया। कई भारतीयों ने गांधी के शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के आह्वान का पालन किया, लेकिन अंग्रेज दृढ़ रहे और अधिनियमों को निरस्त करने से इनकार कर दिया। दंगे, आगजनी, लूटपाट और पुलिस के साथ झड़पें हुईं, जिसमें पंजाब का एक शहर अमृतसर भी शामिल है, जहां 10 अप्रैल को एक भीड़ ने 5 ब्रिटिश लोगों को मार डाला। दिल्ली और अहमदाबाद में दंगों के अन्य उल्लेखनीय प्रकरण थे। गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से संयम बरतने का आह्वान किया। एक अपील जिसे कई लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। अशांति के परिणाम स्वरूप किसी भी तरह की सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी गई। जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर 1864 से 1927 भारत में जन्मे आयरिश मूल के एक पेशेवर सैनिक थे, जिन्होंने फारस में सेवा की थी और वे भारत में वापस ड्यूटी पर थे। 1919 में वे 55 वर्ष के थे और अपने करियर के अंत के करीब थे। डायर के निर्णय लेने की क्षमता पर भारत में पहले ही सवाल उठ चुके थे, जब उन्होंने वहां ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए बिना किसी आदेश के काम किया था। केवल खराब स्वास्थ्य ने ही डायर को फारस में बर्खास्तगी के अपमान से बचाया था और भारत वापस स्थानांतरित होने पर उन्हें जालंधर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 45वीं ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी। पंजाब के गवर्नर पर सर माइकल ओ डायर इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि भारतीयों को अपने शासन में कोई भूमिका मिलनी चाहिए और उन्होंने पहले ही दंगाइयों पर विमान से हमला करने का आदेश दे दिया था। डायर और ओ डायर जैसे लोग इस भ्रम में थे कि 1919 की अशांति को 1857-58 के भयानक सिपाही विद्रोह के स्तर तक बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा लगातार अफवाहें और षड्यंत्र के सिद्धांत भी थे कि सोवियत रूस राज्य को अस्थिर करने के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों का भौतिक रूप से समर्थन कर रहा था। ओडायर ने डायर को अमृतसर में दंगे को दबाने का आदेश दिया, जो 10 अप्रैल को दो प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों की गिरफ्तारी के बाद भड़के थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ये व्यक्ति 11 अप्रैल को अमृतसर पहुंचने पर डायर ने दंगों के परिणाम को प्रत्यक्ष रूप से देखा। 2 बैंकों और 2 मिशन स्कूलों को लूटा गया और जला दिया गया। हिंसा में कई यूरोपीय मारे गए थे और एक यूरोपीय महिला, जो एक डॉक्टर थी, को पीटा गया था। अमृतसर के अन्य यूरोपीय लोगों को गोविंदगढ़ किले में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1,50,000 की आबादी वाले शहर पर नियंत्रण खो दिया। डायर शाम 5 बजे जलियांवाला
बाग पहुंचा और उसके साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियां और लगभग 90 आदमी थे। 12 अप्रैल को डायर ने अपने 400 लोगों को और मशीन गनों से लैस 2 बख्तरबंद गाड़ियों को जुटाया। सख्त प्रदर्शन में लोगों ने अमृतसर की सड़कों पर मार्च किया, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। 13 अप्रैल की सुबह डायर ने आदेश दिया कि शहर के चारों ओर नोटिस पड़े जाए कि सभी सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों और समारोहों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना है। इसके अलावा उस दिन रात 8 बजे कर्फ्यू लगाया जाना था। इन नोटिसों को पढ़ते ही ब्रिटिश राज खत्म हो गया के नारे लगे। डायर ने यह भी खबर सुनी कि अन्य भारतीय शहरों में दंगे अभी भी जारी हैं और ऐसी अफवाहें हैं कि उनके भारतीय सैनिक आदेश मिलने पर भारतीयों पर गोली नहीं चलाएंगे। इससे भी ज़्यादा जोरदार यह अफवाह थी कि डायर के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए उसी दोपहर एक बड़ी सभा की योजना बनाई गई थी। ब्रिगेडियर जनरल को अब शायद यकीन हो गया कि उन्हें अमृतसर की जनता को यह दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए कि शहर पर फिर से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया है। एक शांतिपूर्ण भीड़ 13 अप्रैल की दोपहर को 15 से 20 ये क्या है दिखाई का 1 2 3 4 5 15,20,000 भारतीय नागरिक जलियांवाला बाग के प्रत्यक्ष चारदीवारी वाले दीवार बगीचे में एकत्रित हुए। 15 से 20 हज़ार होगा ना, इतने ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, 15 से 20 हज़ार भारतीय नागरिक जलियांवाला बाग के प्रत्यक्ष चारदीवारी वाले बगीचे में एकत्रित हुए। एक ऐसा स्थान जिसमें महत्वपूर्ण रूप से केवल 5 सकरे प्रवेश द्वार थे। बहुत से लोग सिख बैसाख त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने और उसके साथ होने वाले मेले को देखने के लिए वहाँ थे। अन्य लोग हाल ही में राष्ट्रवादियों की कैद के खिलाफ विरोध करने के लिए वहाँ थे और अभी भी कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि यह शहर का एक प्रमुख मार्ग था। और एक महत्वपूर्ण सिख मंदिर, स्वर्ण मंदिर का स्थल था। बाग वास्तव में एक प्रकार की बंजर भूमि थी और मानवता की ऐसी सभा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त आकार की एक बड़ी खुली जगह प्रदान करती थी। यह भी संभव है कि भीड़ में से कई लोगों ने उस सुबह डायर की सार्वजनिक घोषणाओं के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि कई लोग अमृतसर के बाहर से आए होंगे। क्षेत्र के ऊपर से उड़ते हुए एक ब्रिटिश विमान ने भीड़ में कुछ को घर जाने के लिए मना लिया। जलियांवाला 1919 की फोटो है ये। डायर शाम 5 जलियांवाला बाग पहुंचा और उसके साथ उसकी 2 बख्तरबंद गाड़ियां और करीब 90 लोग थे, जिनमें से ज़्यादातर गोरखा और भारतीय सैनिक थे। चौक तक पहुंचने के लिए जिस प्रवेश द्वार का इस्तेमाल किया गया था, वह 2 बख्तरबंद गाड़ियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं था। इसलिए डायर ने केवल अपनी पैदल सेना को अंदर जाने का आदेश दिया। एकत्रित भीड़ को कोई चेतावनी दिए बिना डायर ने अपने आदमियों को उन पर गोलियां चलाने और लगातार गोलियां चलाने का आदेश दिया। कोई चेतावनी गोली नहीं चलाई गई। लगभग 10 मिनट तक कत्लेआम चलता रहा। इस दौरान सैनिकों को अपनी मैगजीन फिर से लोड करने का समय मिला। कुल मिलाकर 1650 गोलियां चलाई गईं। डायर ने अपने आदमियों को अपने लक्ष्य चुनने और बाड़े की ऊंची दीवारों और दरवाज़ों पर भागने की कोशिश करने वालों पर जानबूझकर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। फिर डायर ने अपने आदमियों को वहां से चले जाने का आदेश दिया और घायलों को कोई मदद नहीं दी गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 379 पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए और 1500 से ज़्यादा घायल हुए। वास्तव में मरने वालों की संख्या शायद इससे कहीं ज़्यादा रही होगी। डायर ने भारतीय कैदियों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने का आदेश दिया और कुचा कुर्चिन गली
जहां यूरोपीय डॉक्टर को पीटा गया था, में मौजूद किसी भी भारतीय व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानजनक कृत्य करते हुए फुटपाथ पर रेंगने को कहा। पंजाब में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया और ओडायर ने गुजरांवाला में दंगाइयों पर बमबारी करने के लिए विमानों का आदेश दिया। आम जनता के खिलाफ पुलिस की बर्बरता अगले महीने में भी जारी रही। 1200 मौतें हुईं, 3600 घायल हुए और 258 लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। प्रतिक्रिया: निचले स्तर से लेकर वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक कई अंग्रेजों का मानना था कि ओडायर और डायर ने पंजाब में फैली अशांति को अन्यत्र फैलने से रोका और ऐसी स्थिति बनने से रोका जिसे रोका नहीं जा सकता था। हालांकि कुछ लोगों की असहमति की आवाज़ भी उठी थी और ये आवाज़ें लगातार बढ़ती गईं, खासकर जब जून में मार्शल लॉ के साथ साथ समाचार ब्लैकआउट समाप्त हो गया। अफगान सीमा पर एक युद्ध जिसमें डायर ने भाग लिया था ने भी अमृतसर की घटनाओं से व्यापक ध्यान हटा दिया था। अब आखिरकार हिसाब किताब का समय आ गया। अपमान की सजा। अमृतसर 1919। नवंबर 1920 में लंदन में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त और लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में एक समिति ने नरसंहार की सार्वजनिक सुनवाई की। समिति की बैठक लाहौर में हुई और इसके पैनल में 4 ब्रिटिश, 3 भारतीय और हंटर खुद शामिल थे। डायर से भारतीय वकीलों ने जिस तरह की जिरह की और उसने खुद को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जब उसने स्वीकार किया कि अगर वह भीड़ के करीब पहुंच पाता तो वह अपनी मशीन गन वाली बख्तरबंद कारों का इस्तेमाल करता। अपने किसी भी कृत्य के लिए पश्चाताप न करते हुए डायर ने दावा किया कि विद्रोह को रोकने का यही एकमात्र तरीका था, या जैसे कि उसने कहा, आवश्यक नैतिक और व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए कि विद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानसिंह 201। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डायर का निर्णय भारतीयों के प्रति उसके अपने नस्लवाद और संभवतः मानसिक बीमारी से प्रभावित था। डायर और ओडायर दोनों को हंटर समिति द्वारा केवल अत्यधिक बल प्रयोग के लिए फटकार लगाई गई थी, क्योंकि समिति के ब्रिटिश सदस्य इस बात पर अड़े थे कि भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कुछ हद तक बल का प्रयोग आवश्यक था। अगर ब्रिटिश अधिकारियों को लगता था कि समिति के निष्कर्षों से मामला खत्म हो जाएगा, तो वे पूरी तरह से गलत थे। आक्रोश की गड़गड़ाहट जारी रही। चेम्सफोर्ड ने अपना सुर बदला और किंग जॉर्ज पंचम शासनकाल 1910 से 1936 को सलाह दी कि शायद डायर को ब्रिटिश साम्राज्य के वीर रक्षक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। डायर को 6 महीने की छुट्टी दी गई और वह इंग्लैंड लौट आया। उसी समय अपेक्षाकृत युवा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एहसास हुआ कि अमृतसर इसके समर्थन में एक बड़ा धक्का दे सकता है। राष्ट्रवादियों, जिनमें से कई प्रशिक्षित वकील थे जिन्होंने नरसंहार के साक्ष्य सावधानीपूर्वक एकत्र किए थे, के पास एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का एक और भयानक उदाहरण था, जिसके साथ वे भारतीयों को यह विश्वास दिला सकते थे कि वे खुद शासन करना बेहतर समझेंगे, जिसे होम रूल के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रवादी आंदोलन स्पष्ट रूप से ब्रिटिश संस्थागत नस्लवाद और घमंड और भारत के धन की निकासी की आलोचना से उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की उपस्थिति की आलोचना करने के लिए आगे बढ़ गया था। घटना के 1 साल से भी अधिक समय बाद नरसंहार एक बड़ी कहानी और भारतीय ब्रिटिश संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई थी। जब पूरी कहानी सामने आई तो लंदन में ब्रिटिश प्रतिष्ठान डायर ने कठोर व्यवहार और उसके बाद के रवैये से हैरान रह गया। विधायकों को पूरी तरह से एहसास था कि अकेले बल से शासन नहीं किया जा सकता, लेकिन वे यह समझने में संघर्ष कर रहे थे कि जनरल को किस बात ने प्रेरित किया था। डायर ने खुद इंग्लैंड में एक पत्रकार से कहा, मुझे गोली चलानी थी,
मेरे पास यह तय करने के लिए 30 सेकंड का समय था कि मुझे क्या कार्रवाई करनी है, और मैंने ऐसा किया। भारत में मैंने जितने भी अंग्रेज़ों से मुलाकात की, उन्होंने इस कृत्य का समर्थन किया, भले ही वह कितना भी भयानक क्यों न हो। जेम्स 478। हालांकि कम से कम सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठान उसके खिलाफ हो रहा था, भले ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसके पक्ष में मतदान किया हो। डायर को सेना से इस्तीफा देने का आदेश दिया गया और उसे सेवानिवृत्त होने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया गया। इसके विपरीत ब्रिटिश प्रेस ने डायर का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए एक फंड भी जुटाया जो उल्लेखनीय रूप से लोकप्रिय था, जिसमें नॉर्थम्बरलैंड के किसानों से लेकर लेखक रुडयार्ड किपलिंग तक सभी तरह के लोगों से दान प्राप्त हुआ। कई लोगों का मानना था कि डायर ने ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए असाधारण निर्णयता के साथ काम किया था और उसे नौकरशाहों द्वारा अनुचित उदाहरण बनाया गया था, जिन्हें ज़मीन पर औपनिवेशिक वास्तविकताओं का कोई अंदाज़ा नहीं था। कहानी यह थी कि डायर साम्राज्य का खलनायक नहीं था, बल्कि उसका रक्षक था। फंड ने डायर की सेवानिवृत्ति के लिए 26,000 पाउंड, आज के करीब $1 मिलियन से ज़्यादा की अच्छी रकम जुटाई। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने अंततः नरसंहार के पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को मात्र 37 पाउंड $1,600 दिए। एक साम्राज्य का अंत। इस नरसंहार पर भारतीयों में आक्रोश बना रहा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941 इतने निराश थे कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। यहाँ तक कि नाभा के राजा जैसे स्वतंत्र रियासतों के कुछ ब्रिटिश समर्थक शासकों ने भी डायर के अत्यधिक बल प्रयोग पर अपनी असहमति जताई। डायर के लिए शानदार पेंशन इनाम के कई भारतीयों को नरसंहार से भी ज़्यादा चौंका दिया। अब घटनाओं के लिए एक दुष्ट सैनिक को दोषी ठहराना असंभव था, जिसने उसके आदेशों का उल्लंघन किया था। जैसा कि भारत के भावी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, मुझे तब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि साम्राज्यवाद कितना क्रूर और अनैतिक था और इसने ब्रिटिश वर्गों की आत्माओं को कैसे खा लिया था। थरूर 173। इसके अलावा हंटर कमेटी द्वारा किसी को भी किसी भी मामले में दोषी न ठहराना, जबकि 1919 में पंजाब में बहुत अधिक अनावश्यक हिंसा और अपमानजनक कृत्य हुए थे। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ब्रिटिश प्रशासन ने इतिहास को धो डाला था। सबसे बढ़कर गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पर समर्थन के बहुत सबसे बढ़कर गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अब समर्थन के बहुत व्यापक आधार पर पहुंचने में सक्षम था और 1920 से स्वशासन के लिए दबाव डालना जारी रहा। सभी वर्गों के भारतीयों ने ब्रिटेन को किसी भी तरह से स्वतंत्रता देने के लिए राजी करने में कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी, जो अंततः 1947 में हासिल हुई। जैसा कि इतिहासकार एस मान सिंह ने लिखा, जलियांवाला बाग भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत बन गया। ये इसमें यहीं तक लिखा हुआ है। इसके आगे की कहानी कुछ बाकी है, वो मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से। हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे ऊधम सिंह, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला जनरल डायर से लिया था। वो इंग्लैंड में उसके घर जाकर उसके मुंह में बंदूक से गोली मार कर लौटे और उनको वहीं पर फिर सज़ा मिली थी। वो उन्होंने गए वहाँ और उसके ही घर पे उसके मुंह में गोली मार कर जब वापस लौट रहे थे तब वहाँ पे पकड़े गए और फिर उनको वहीं पर शायद मृत्युदंड दिया गया था। गोली उनके भी मार दी गई होगी।
तो वो बदला उन्होंने ले लिया अपनी जान देकर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार ही नहीं था, उसे तो इंडिया में ही मार देना चाहिए था, लेकिन फिर वो भाग गया यहाँ से। और फिर हमारे जो वीर ऊधम सिंह जी थे, उन्होंने उसको ठोका वहीं जाकर। ये थी कहानी जलियांवाला हत्याकांड की पूरी कहानी।